नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। सब साथी अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब साथियों, मॉडल पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ओमार का अभ्यास करना है, जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। करंट जीके के अलावा नया मैटर आपको नहीं खरीदना है। अब आज हम चौथा मॉडल हल करने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान की विशेषताएं उसके विदेशी स्रोत को सुमेलित कीजिए। ठीक है, विशेषता पहला अपना टॉपिक है, विशेषता से संबंधित। तो अपन को देखना है, इनका मिलान करना है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अपने यहाँ क्या है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था शुद्ध रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, अपने सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। केंद्र को सशक्त रखा गया। अम्बेडकर जी ने कहा था केंद्र सशक्त जरूरी है। सरकारी आयोग ने भी कहा था कि केंद्र सशक्त, देश की अखंडता के लिए केंद्र सशक्त होना जरूरी है। तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, मतलब संघात्मकता के साथ सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है हमने, मतलब केंद्र को ज्यादा पावर है। उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी अपने ब्रिटेन से लिए। ठीक, तो अब देख लो, पहले में 3, दूसरे में 4, उपराष्ट्रपति 4, तो 3 और 4। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना है। अपने को टाइम बचाना है, तो जैसे पहले में 3 आ गया, 3 2 में है, फिर दूसरे में उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका 4, तो 4 आते ही अपन को ये कर देना है। ठीक है, अपने को टाइम बचाना है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान, ये चीज़ें क्या अभ्यास से आएगी, ऐसे नहीं कि भी आप कर दोगे ऐसे ही। तो थोड़ा सा जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे, खुद को पता है अपन कमियों पे कितना काम कर रहे हैं, तो उतना ही आपको फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है। कार्यपालिका, सरकार के 3 अंग है। राज्य एक अमूर्त इकाई है जो दिखाई नहीं देता, तो किसके माध्यम से काम करता है? वो सरकार के माध्यम से काम करता है, जो एक मूर्त इकाई है। सरकार में दिखाई देना, केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में अपन राजस्थान की बात करें तो बदनलाल सरकार आपको दिखाई दे रही है। तो कार्यपालिका से 3 हो गया इसके, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। सरकार के 3 अंग हो गए, लेकिन मेन कार्यपालिका से जो अंदाजा लगाया जाता है वो कार्यपालिका से लगाया जाता है। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद है, मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल है, महान्यायवादी है। ठीक है, तो ऐसे ही राज्य में हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा मंत्री परिषद के साथ, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद प्लस है महाधिवक्ता। उसके कार्यपालिका वैसे 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक होती है, एक स्थायी। स्थायी कार्यपालिका जो कर्मचारी है, ठीक है, तो IAS है, RS है, उनका भी रोल होता है कानून बनाने में, ठीक है, लागू करने में। तो संसद द्वारा कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है। यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका की बात की जा रही है। तो जैसे ही कार्यपालिका सही तरीके से काम नहीं करती है, तो जो जनता का सदन है, जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। जनता का सदन है वो लोकसभा है। राज्य की बात करें तो जनता का सदन कौन सा है? विधानसभा है। ठीक है, अपने केवल इंडियन पॉलिटी है, तो इस पे बात करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा विषय है, अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्य की बात करें तो केवल और केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनती है उन लोगों को, विधानसभा के लोगों को और लोकसभा के लोगों को। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो पारित होने के बाद कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को घर जाना पड़ेगा। वह मंत्री परिषद, ये राजनीतिक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। मंत्री परिषद और महान्यायवादी को भी घर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि महान्यायवादी तो प्रधानमंत्री नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके आधार पर ही होती है। जो प्रधानमंत्री चाहता है उसी को महान्यायवादी बनाया जाता है, क्योंकि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो भी पैरवी सरकार के मुकदमों वगैरह में, जो भी पैरवी किसी कोर्ट में करनी होती है, उसके माध्यम से ही होती है। सब कोर्ट में वो नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसके लिए अलग से लगाए जाते हैं। लेकिन
वो मेन मॉनिटरिंग है वो ही करता है सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? वैसे राजनीतिक दल संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 में ग में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है संगठन बनाने की शक्ति, तो उसके तहत अपना दबाव समूह राजनीतिक दल बना सकते हैं। लेकिन अब ये निर्वाचन आयोग के पास जो है उसमें वो एक तो राष्ट्रीय दल घोषित करता है, राज्य दल अलग अलग इनकी शर्तें, राज्य दल, और एक है पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल। ठीक है, पंजीकरण तो हो गया है लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई है भी कौन सा वो राज्य दल है, राष्ट्रीय दल है, कोई ये जो पैमाना रखा है उन्होंने वो पूरा नहीं करता है। जो शर्तें उन्होंने रखी है राज्य दल बनने की, राष्ट्रीय दल बनने की, वो पूरी नहीं करता है, इसलिए वो पंजीकृत तो हो गया है। ठीक है, छोटी छोटी पार्टियां बहुत आपको मिल जाएगी, एक आधी सीट वाली, एक सीट वाली, 2 सीट वाली, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो पंजीकृत तो होते हैं लेकिन अमान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम होता है, फिर उसके बाद इसको ये मान्यता मिलती है और फिर ये मान्यता मिलती है। ठीक है, अलग अलग शर्तें हैं। ठीक, तो ये इस तरह का दल क्षेत्रीय दल शब्दावली नहीं है, अपना आम बोलचाल में क्षेत्रीय दल बोल देते हैं। ठीक है, राज्य दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? एक तो इसका यह पूछा जा सकता है कि इसमें जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो इसमें एक बार लोकसभा महासचिव होता है, एक बार राज्य महासचिव होता है। तो इसमें इनका नाम प्रस्तावित कौन करता है? तो अलग अलग बार इसमें राष्ट्रपति जो निर्वाचन वाला है उसमें अभी तक 4 बार संशोधन हुआ है। तो 1997 में संशोधन हुआ, उसमें 50 सदस्य, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, और सेम भी नहीं हो सकते, 50 प्रस्तावक है वो अलग होंगे, 50 अनुमोदक है वो अलग होंगे। कौन होंगे? जो जिसमें निर्वाचन करता है, निर्वाचन जो उसमें वोटिंग करता है। वोटिंग कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, उसमें वोटिंग करते हैं। तो उनमें से 50 सदस्य होंगे। तो इसमें क्या है, निर्वाचन मंडल के कोई भी 50 सदस्य, 50 प्रस्तावक, प्रस्तावक मतलब प्रस्तावक, हम इस आदमी का प्रस्ताव। अब जब इनको पहले एक फार्म दिया जाता है उसमें हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं कि आपको 50 आदमी प्रस्तावक कौन है। कई बार हम देखते हैं एक साधारण आदमी भी, पहले में जैसे विधायक जी के पास था, मटोरिया जी के पास, तो एक आदमी आया कि मेरे को चुनाव लड़ना है, आप हस्ताक्षर करवा दो। तो इस तरह से उनको हस्ताक्षर करवा के लाने होते हैं 50 आदमी के, जो भी उस निर्वाचक मंडल में होना चाहिए। चाहे निर्वाचित एमएलए हो तो निर्वाचित एमपी हो। तो 50 प्रस्तावक है और फिर 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 अनुमोदक। बस क्वेश्चन 4 घुमा फिरा के पूछ लिया। 50 अनुमोदक और 15,000 रुपया आरबीआई माने जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल के कोई भी 50 सदस्य सेम नहीं होगा, ये अलग होंगे 50, ये अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे कि भी 5 सदस्य इसमें भी आ जाए, नहीं, 50 ये अलग होंगे, ये बन गए वो ये नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? ये क्वेश्चन कभी न कभी आपसे पूछा जाएगा। 6ठी। अब ये 6ठी लोकसभा कौन सी थी? तो ये आपको देखना है कौन सी थी, कौन सी थी। तो आप पहले देख लो, 4थी लोकसभा टाइम से पहले मध्यावधि चुनाव हुए। पहली लोकसभा ऐसी थी, मध्यावधि चुनाव हुए, तो चौथी कौन से? 1971 में कार्यकाल पूरा होना था, 1970 में हो गया। तो इसके बाद फिर 76 तक चली 5वीं। तो ये 6ठी लोकसभा थी 1977 वाली। तो 1977 में, तो मार्च 1977 में चुनाव हुए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी की, ये 6ठी थी। इसमें सबसे कम महिलाएं थी। तो सबसे अधिक महिलाएं किसमें थी? सबसे अधिक महिलाएं थी 17वीं में। अब कौन सी लोकसभा चल रही है? अब चल रही है 18वीं। तो इस हिसाब से निकाल लो, ये दिमाग में चलना चाहिए। 17वीं 2019 हो जाएगा, 2024 में 18वीं हुई, ये 2024 है। सबसे अधिक महिलाएं पूछे तो इसमें है 17वीं में। कितनी महिलाएं थी? 78 महिलाएं आज तक की सबसे अधिक है। ठीक है ना, अब वापस संख्या घट के 18वीं में कम हो गई है। ठीक, इन आंकड़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे कम महिलाएं 6ठी लोकसभा में, सबसे अधिक महिलाएं 78 महिलाएं थी 17वीं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के कंप्लीट हो गए। अब करंट जीके के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, वो सेकंड वीडियो में आपको सेकंड मॉडल पेपर टेस्ट आपको हल करवाया था, उसमें बता दिया है सारा भी किसका कितना रेस रखा है हमने।
विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? ये शुरू किया है इंदौर। इंदौर कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इंदौर तो वैसे ही स्वच्छ शहरों की सूची में भी नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। और शायद अप्रवासी सम्मेलन हुआ था, अब पहले 1 साल से होता था, अब 2 साल से होता है। तो पीछे जो अप्रवासी सम्मेलन हुआ था वो मध्य प्रदेश में इंदौर में ही हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, बाद में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, जो खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, खेल क्षेत्र में। तो 2024 में किसे दिया गया है? तो डी गुकेश को भी दिया गया है, मनु भाकर को भी दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, तो ये सभी को दिया गया है। तो खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है वो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह आपसे पूछा जा सकता है। इसरो का 11वां अध्यक्ष बनाया गया है, वी नारायणन को बनाया गया है। ये तो करण जी के में आप अभी वर्तमान में देख रहे हो। इसरो का 11वां अध्यक्ष है वो वी नारायणन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन 26 से 28 मार्च के मध्य 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो जयपुर में। आधे से ज़्यादा आपको जयपुर ही मिलेगा। जयपुर से एक्स्ट्रा जो सम्मेलन वगैरह है, अकादमी वगैरह है, वो आप देख सकते हो। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है कि भाई इस हिसाब से अपन को पता है ये तो जयपुर ही होगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 23 फरवरी 2025 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है? ये बीकानेर में। कहाँ पे है ये? बीकानेर में अपने। आयोजित भारत और मिस्र, ठीक है ना, मिस्र ऐसे भी लिख सकते हो आप। भारत और मिस्र में सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? कि 10 से 23 फरवरी 2025 ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और मिस्र को सैन्य अभ्यास हो, तो सैन्य अभ्यास को नाम की भी नाम हो साइक्लोन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा आपके द्वार योजना, कहने का मतलब है दवाई है वो आपके द्वार पर पहुंचाई जाएगी। किस किस के लिए पहुंचाई जाएगी? योजना में कितने वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल होंगे? अब दवा आपके द्वार योजना सरकार लेके आई है, लेकिन ये किन के लिए? सबके लिए थोड़ी पहुंचाएगी सरकार। तो ये किसके लिए लेके आई है? ये जो 70 वर्ष से अधिक है। तो 70 वर्ष आज के टाइम में तो 70 वर्ष बहुत कठिन हो जाए। पुराना अपना बुजुर्ग है, बांगी आयु सीमा ही बात ज्यादा है, अपनी आयु सीमा तो 60-65 पर सिमटन आ रही है। तो 70 वर्ष से अधिक आयु की जो है उनके लिए दवा आपके द्वार योजना सरकार लेके आई है। बिम 70 वर्ष से अधिक, ठीक है ना, ये शब्द देख लेना है, 70 वर्ष से अधिक। कहीं ना कहीं वो 70 वर्ष से कम ऐसे भी कोई शब्द लिख रखता है, आप जल्दीबाजी में प्रेशर में निकाल देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2025 को कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार द्वारा राजस्थान के किस कृषि वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? किसको किया गया? डॉक्टर अरुण कुमार को प्रदान किया गया। इन कई क्वेश्चनों को मिला के भी एक क्वेश्चन है वो बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेनी है। नहीं है इन चीज़ों पे विशेष आपको फोकस रखना है। बहुत प्रेशर में बहुत गलतियां होती है। मैं भी स्टार्टिंग में मैं भी काफ़ी गलतियां करता था, फिर सुधार किया। फर्स्ट ग्रेड में मैं बहुत कम गलतियां की थी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइनस एंड मिनरल्स 60 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा, सत्य है। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थापित होगा, ये गलत है। ये उदयपुर में नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये स्थापित होगा, ये जोधपुर में होगा। कहाँ पे होगा? जोधपुर में। तो अपना उत्तर ये हो गया, ठीक है। जोधपुर में MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रोकेम स्थापित करने की योजना है। आगामी वर्षों में राजस्थान के 1,25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई से जोड़ा जाएगा। इनके लिए पाइपलाइन सप्लाई से इनको जोड़ा जाएगा, पाइपें लगाई जाएगी गैस पाइप के माध्यम से
होगी, सिलेंडर नहीं खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के सही विकल्प दिखाने के लिए कौन सा नया केंद्र खोला जाएगा? पंचायत स्तर पर ये केंद्र है, ये है वो पंचायत स्तर पर युवा ने रोजगार की पूरी जानकारी देने खातर या अलग अलग विकल्प दिखाने खातर सारा रोजगार जो भी सरकार निकाल ला रही है या कोई कंपनियां आने ला रही है तो वह दिखाने खातर कौन सा नया केंद्र है वो पंचायत स्तर पर खोला जाएगा, ये रखना है। सीधा आपको ये भी पूछ सकता है ये केंद्र किस स्तर पर खोला जाएगा, तो ये आपको पंचायत स्तर पर खोला जाएगा। इसका नाम होगा कैरियर, ठीक है, कैरियर गाइडेंस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना, एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट और वन डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। ठीक, इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। कौन सी योजना लेके आई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना। इसके तहत आप अपन को मिलान करना है कौन सा कहां पर्यटन को विकसित करने के लिए। तो अपना झुन्नू की बात करें तो लोहारगल धाम, ठीक है। बांसवाड़ा की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी वही मंदिर है जो वसुंधरा जी शुरुआत करती है। तो वसुंधरा जी जब भी चुनाव लड़ती है या काफी बार जाती है, शुरुआत लगभग चुनाव लड़ती है तो यहाँ से शुरुआत करती है, पहले इनकी पूजा अर्चना करके त्रिपुरा सुंदरी की बांसवाड़ा में। डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम, सिरोही अचलगढ़। तो अगर आपको ये 97 की जगह ध्यान है तो ऑटोमेटिक आप जिलों का मिलान कर दोगे, और ये तो अपन जीके में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हो गया 1 2 3 4, अपना ए उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको इतिहास का रोहित सर कराएंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जो गलत कथन है उसे अपने को छांटना है। यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है भी। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारा सामान अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य दे रखा है, ये गलत है भी, कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी अपने जानते हैं, आघाटपुर के नाम से जानते हैं, धूलकोट के नाम से जानते हैं। इसकी जो खोज की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 के अंदर। यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है आपके RC अग्रवाल और HD सांकलिया, PL चक्रवर्ती इन्होंने किया। यहाँ पर धूप में सुखा करके कच्चे ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के अंदर किया गया है, ठीक है। तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कांस्य के यहाँ पर साक्ष्य अपने को नहीं मिलते हैं, तो ये गलत हो गया। अगला, आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों के पास स्थित थी, ठीक है। वैसे तो आहड़ इसको बनास संस्कृति भी अपने बोलते हैं, ठीक है। बाकी मुख्य ये आयड़ जिसको अपने बेड़च नदी के नाम से जानते हैं उसके किनारे स्थित थी, ठीक है, याद रखना भी। उत्खनन काफी बार पूछा जाता है, याद रख लेना ये भी साथ में। RC अग्रवाल ये नाम आपको याद होने चाहिए, और HD सांकलिया। खोज अक्षय कीर्ति व्यास। बहुत सारी सामग्री यहाँ पर देखने को अपने को मिलती है, ठीक है। संयुक्त परिवार के यहाँ पर अपने साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो कांस्य वाला ये कथन आपका गलत है, बाकी सभी ठीक है। C नंबर ऑप्शन हो जाए, अभी C कर लो इसको, ये लीजिए। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है अपने को, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके। सही, एक तरफ आपको शासक दिया गया है, दूसरी तरफ वंश। भी जो शासक है वो कौन से वंश का है? बाउक,
राव सिंहा, बप्पा और वासुदेव। अब सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है ये तो। वासुदेव चौहान शासक है, ठीक है। बप्पा रावल आपके गोहिल शासक है, मेवाड़ वाले। राव सिया राठौड़ शासक है। बाउक आपके प्रतिहार शासक है, मंडोर। राव सिया को इनको क्या माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है। तो 1 2 3 4 किसके अंदर है अभी? 1 2 3 4, ये लीजिए बी नंबर। बाउक भी है, ये प्रतिहार शासक है मंडोर शाखा के अंदर। इनके काल की अपने को प्रशस्ति भी देखने को मिलती है 837 ईस्वी की, ठीक है, जिसके अंदर भगवान शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है। राव सिया को आदि पुरुष माना जाता है। आपकी जो मारवाड़ के राठौड़ शासक है ना, इनकी शाखा का आदि पुरुष माना जाता है। वैसे वास्तविक संस्थापक तो चूड़ा है, ठीक। बप्पा आपके गोइल हो गए, वासुदेव चौहान। बी लगवा दिया ना, बी नंबर। अगला देखिए, निम्न में से कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, याद रख लेना, राम मनोहर लोहिया। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन जो है वो सत्य है? इसका मतलब 4 कथन है, सत्य कौन कौन से ये छांटना है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है, गलत बात है, ये महिला प्रधान नृत्य नहीं है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। इसके अंदर जो स्त्री पात्र का जो अभिनय भी किया जाएगा वो भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाएगा। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है आपका अपने राजस्थान के अंदर शेखावटी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है, और इसका प्रारंभ 17वीं सदी के अंदर माना जाता है। और ये एक प्रकार से व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है आपका। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शेखावाटी के अंदर प्रसिद्ध है। पुरुष क्या करते हैं? दूल्हे के भैंस के अंदर एक काठ की घोड़ी है, उसको कमर के ऊपर बांध करके नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो महिला प्रधान नहीं है, ये 1 नंबर गलत हो गया। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, बिल्कुल। विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ, ये गलत है भी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके प्रारंभ होने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। सीधा इतना ही ध्यान में रखना है, इसका जो प्रारंभ है वो 17वीं सदी के आसपास माना जाता है। ये शाहजहां इन्होंने ये बना कर दिया है, गलत है। तो ये 1 और 4 आपके दोनों गलत हैं, 2 और 3 ठीक है, 2 और 3 बी नंबर ऑप्शन। और व्यावसायिक नृत्य है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना भी। जैसे आपके ढोल बम ये पूछे जाते हैं, उनको क्षेत्रीय नृत्य बोलते हैं। अगला है, अणबेवाणी किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? अणबेवाणी किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? जसनाथी का है? नहीं भी, जसनाती संप्रदाय के तो सिंबुदड़ा और कोंडा है, ठीक है। कतरिया सर बीकानेर जसनाती संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय ये भी आपका बीकानेर का है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना समराथल में की गई। और आपके जो जाम्बू जी है इनकी समाधि मुकाम तालवा नोखा के अंदर है। राम स्नेही संप्रदाय की है ये। दादू अपने जानते हैं राजस्थान के कबीर, इनकी जो प्रधान पीठ है नरेना जयपुर के अंदर है। राम स्नेही संप्रदाय संत रामचरण जी इनकी है ये, किनकी है? संत रामचरण जी की। और इसकी संत रामचरण जी, इनका यदि मूल नाम पूछे वो क्या था? राम किशन। किससे दीक्षा प्राप्त की? संत कृपाराम जी से, ठीक है। प्रधान पीठ पूछे, प्रधान पीठ शाहपुरा ये भीलवाड़ा वाला है, जहां पर क्या किया जाता है? मुख्य आयोजन किसका किया जाता है? फुलडोल उत्सव मनाया जाता है। कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है? याद रखना, चैत्र महीने के अंदर, ठीक है। सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ग्रंथ है अणबेवाणी, इसके अंदर आपके संत रामचरण जी के क्या है? उपदेश शामिल किए गए हैं। इसकी 4 पीठ हैं, जिनमें से प्रमुख पीठ तो है शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके अलावा एक रेण शाखा है जो कि नागौर के अंदर पड़ती है, संत दरियाव जी। एक शाखा है सियथल बीकानेर के अंदर, संत हरिराम दास जी। एक शाखा है जोधपुर के अंदर, संत रामदास जी, जोधपुर के अंदर खेड़ापा नामक जगह पर, ठीक है। तो सभी बातें ध्यान रखनी है। दादू पंथ इनकी बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला है, लोक देवता कल्ला
जी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये जो आपके लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है, इनका जन्म नागौर के सामियाना के अंदर हुआ है। अचल सिंह के पुत्र और आपकी मीराबाई के भतीजे थे। जब अकबर ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था उदय सिंह के टाइम 1567 के अंदर, जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ, उस समय इन्होंने अपने चाचा के साथ मिलकर बहादुरी से युद्ध किया था। इन्होंने अपने चाचा को अपने कंधों पर बिठा लिया था। इस वजह से इनको 4 हाथों वाले देवता कल्याण केहर जी और शेषनाग का अवतार माना जाता है। और इनकी जो छतरी बनी हुई है कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी इनको याद रखना चाहो तो इनका जो मुख्य स्थान है रन्नेला नामक स्थान पड़ता है। बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी इनकी पूजा होती है। ठीक है, और जो आपका गुजरात है, गुजरात के अंदर इनको पीछे आपकी थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, बाथी जी या फिर बाथी खत्री के नाम से इनको पूजा जाता है। ये आपके नागनेची माता की पूजा अर्चना करते थे। शेषनाग अवतार, शेषनाग अवतार, कल्याण केहर जी, सभी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। हमें जो रचनाएं दी गई है, ठीक है, उनको सुमेलित करना है लेखकों से। अवतार चरित्र नर हरिदास का है भी, अवतार चरित्र नर हरिदास का है, ए के अंदर आएगा 3 नंबर। राम गुण सागर प्रताप कुंवरी का है। अणबेवाणी अभी पढ़ा है संत रामचरण जी, डी के अंदर आएगा 2nd नंबर। विनय मालिका दयाबाई की है। ये जो दयाबाई है आपका जो चरणदासी संप्रदाय है, ठीक है, स्वामी चरणदास जी या संत चरणदास जी, इनकी जो प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर है। इनकी 2 शिष्या बताई थी मैंने आपको जब अपने ये संप्रदाय आपको करवाया था। एक तो दयाबाई जिनकी पुस्तक है, एक तो दयाबोध, एक विनय मालिका। ठीक है, एक है विनय मालिका और दयाबोध। और एक थी आपकी सहजोबाई जिनकी पुस्तकें हैं सहज प्रकाश और शब्दवाणी, याद रख लेना भी। तो विनय मालिका होगी दयाबाई की। ए के अंदर आ गया आपका, मिलान कर लो, ए में 3 कहां पर है? ए में 1, ए में 1, ए में 3, ये रहा। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2nd। कौन से संप्रदाय से ये रामचरण जी रामसनई, ये चरणदासी, आपके संत चरणदास जी की क्या है? शिष्या है, सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? आपकी वेशभूषा में से प्रश्न पूछा गया है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, तारा बांध की ओढ़नी हो, लहर बांध की ओढ़नी हो, ठीक है, केरी बांध की ओढ़नी हो, कौन से समुदाय की है? आदिवासी स्त्रियों की है। और विशेष तौर पर ये जो तारा बांध की ओढ़नी है, ये मीणा समुदाय के अंदर काफी ज्यादा प्रिय है। भूरे और लाल रंग की क्या होती है? ओढ़नी होती है। तो ये तारा बांध, केरी बांध, लहर बांध, जो भी आए, कौन से समाज की है? आदिवासी समाज की, बी नंबर ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थांकना शैली में किया जाता है? थांकना शैली पूछा गया आपसे। ये जो नृत्य है ये होगा आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर। ठीक है, और ये एक प्रकार का आपका क्षेत्रीय नृत्य है। इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी भी? प्रसिद्ध किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। जब 4-5 लोग मिल करके एक समूह के अंदर ढोल बजाते हैं, इस शैली को क्या बोला जाता है? थांकना शैली बोला जाता है। ये ढोल नृत्य की है जो कि जालोर का प्रसिद्ध है। भील हो गए, माड़ी हो गए, ऐसी जो जातियां हैं ये ढोल नृत्य करती है। बाकी देख लो, धाड़ ये कोई नृत्य है ही नहीं। राई या फिर इसको मैं गौरी बोल सकता हूं, ये किसका है? ये भीलों का है। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़ के अंदर। वालरा जो है आपका ग्रासियों का है। राई या गौरी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर 40 दिनों तक चलता है। शिव और भस्मासुर की कथा सुनाई जाती है। ठीक है, और आपका जो वालर है ग्रासियों का प्रसिद्ध है, जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। इनके नृत्य याद रख लेना भी। तो हमसे पूछा गया थांकना शैली कौन से नृत्य के अंदर होती है? ढोल नृत्य के अंदर, जो कि आपका क्षेत्रीय नृत्य है। ग्रासियों के अन्य नृत्य याद रखना चाहो, जैसे देख लेते हैं अपने, इनके नाम याद रखना, जैसे हाथीमना हो गया, गेर हो गया, नेजा हो गया, द्विचक्री हो गया, युद्ध हो गया। ग्रासियों का है वालरा हो गया, इसके अलावा गोर है, मोरिया है, मांदल है,
ये सभी रायण है, ये ग्रासियों के नृत्य हैं भी, ठीक है। गेर जो है बिल्लों का है और जबकि गोर है वो ग्रासियों का है। हमारा उत्तर क्या है? डी नंबर ऑप्शन। ये याद रखना, ग्रासियों और बिल्लों के नृत्य याद रखा करो। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? कजली तीज, इसको अपने कजली तीज बोल सकते हैं, बड़ी तीज बोल सकते हैं, बूढ़ी तीज बोल सकते हैं, जो कि कहाँ मनाई जाती है? बूंदी के अंदर 14 दिनों का ये त्योहार है। कौन से महीने के अंदर बनाया जाता है? भाद्रपद महीने के अंदर। और भाद्रपद के अंदर भी याद रखना कृष्ण पक्ष के अंदर, ठीक है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और जो आपकी श्रावणी, इसको मैं श्रावणी या फिर छोटी तीज भी बोल सकता हूं, जो कि कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। यह मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। यह बनाया जाता है कृष्ण तृतीया, भादवे की कृष्ण तृतीया यानी अंधेर पंख के अंदर, ये श्वेत पक्ष के अंदर। और छोटी तीज या श्रावणी तीज या फिर हरियाली तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। कजली तीज, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। ये भादवे के महीने में और ये श्रावण मास के अंदर। ए नंबर। अगला देखिए, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद ऋतु का चंद्र, इसके अंदर व्यंजन संधि है, ठीक है। चाहे आपको शरद दे दिया जाए या फिर अपने हिंदी के अंदर ज्यादा क्या चलता है? शरत दे दिया जाए, एक ही बात है। और चय का तय का मैं आपको नियम बता सकता हूं। हिंदी के अंदर ज्यादातर तय ही दिया होता है, संस्कृत के अंदर क्या है? दय मिलता है अपने को। तो ये भी ठीक है। क्या होगा? आधा चय का आगमन हो जाएगा, क्या बनेगा? सरचंद्र। ए नंबर। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। ये रहा सी नंबर, सी नंबर, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय लिख दिया, ये प्रत्यय है, ठीक है भी, प्रत्यय है। आ बालव्रत, अब कीर्ति, अब क्या है? उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, काट दो। झगड़ालू, आलू प्रत्यय है इसके अंदर लेकिन उपसर्ग नहीं है। ससुराल, तो ये भी गलत हो गया। अलौकिकता और प्रशासनिक, यहां पर देखिए, ए उपसर्ग प्लस लोक प्लस इक प्लस ता, ये लीजिए, लोक मूल शब्द है। प्र उपसर्ग प्लस शासन प्लस इक, ये लीजिए, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, ठीक है। सी नंबर। अनुकरणीय, अनुकरण प्लस नहीं है, ये तो उपसर्ग है लेकिन यहां पर केवल क्या है? निस उपसर्ग है, तो ये भी कट जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? शब्द युग्म का क्या है? आपका अर्थभेद जो है वो सही है। देखिए, ये कंथा है, कंथा, कंथा, कथा और कंथा। कथा कहानी, कंथा माने होता है पान मसाला, नहीं होगा, ये कंथा है, टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। गूदड़ी, फटे पुराने वस्त्र सिलकर बनाई जाती है, ठीक है। तो कहानी और पान मसाला गलत है, ये गलत दिया गया, ये कथा ये वाला होता है। ये भी टाइप कर रखा था, सही कर लेना इसको। कथा और कंथा, कंथा माने होता है गूदड़ी। कच्छ और कूच, कच्छ माने होता है बाल और कुछ माने होता है सतन या उरोज, सतन या उरोज। सेना, सेना नहीं होता है, गलत दिया गया है। सेना अन्नी हो सकता है, चमू हो सकता है, दल, सैन्य, वाहिनी, फौज, तो ये भी गलत है। चीर, चीर माने होता है वस्त्र, यहां पर देखो उल्टा दे रखा है। और चीर माने दीर्घ काल के लिए प्रयोग लिया जाता है, तो ये भी गलत है। अग माने पाप, अग पर्वत, अगम से बना है ये ठीक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। टाइपिंग मिस्टेक बहुत कर रखी है भी। चलिए अगला है, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है। डाक के तीन पात, इसका मतलब सदा एक सी स्थिति, तो ये तो नहीं होगा। सबसे अलग स्थिति, तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये रहा। तू डालडा,
डाल डाल में पात पात, यानी चालाक को उससे भी तेज, उससे भी चालाक मिल जाना, तो ये भी नहीं होगा। बी नंबर है भी, बहुत ही आसान है ये तो। अगला है विसंगति। शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिएशन, डिसमिस या डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होता है विकार, कोई बीमारी वगैरह अपने शरीर में आ जाए तो उसको भी बोलते हैं डिसऑर्डर, विकार। डिसमिस का मतलब किसी को हटा देना, पद से हटाया हुआ, डिसमिस करना, पद से हटाना, या फिर नकार देना, एक ही बात है। डिस्क्रिएशन का मतलब होता है विवेक, बुद्धिमता। और विसंगति, डिस्क्रिपेंसी, बहुत बार पूछा गया, याद रख लेना, चारों याद रख लेना वैसे, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो। अगला देखिए, गिव द सिनोनियम यानी समानार्थी ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। एडमोनिस का अपने को समानार्थी बताना है, इसका मतलब होता है धिकारना या फिर किसी को फटकारना। तो क्या होगा? रिब्यूक, इंसाइट, सूट या फिर इनकरेज। इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित, और शूट का मतलब सुविधाजनक, करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है। यहां पर इनकरेज दे रखा है तो इसका मतलब प्रोत्साहन, प्रोत्साहन या बढ़ावा देना। रिबूक का मतलब ही होता है फटकारना, तो ये क्या है? आपका सिनोनियम है, ए नंबर ऑप्शन, याद रख लेना भी। एडमोनिस का मतलब होता है किसी को धिकारना, फटकारना या फिर चेताना, और यही मतलब होता है आपके रिबूक का, ठीक है। अगला है आई पाउड द मिल्क डैश डैश द सॉस पेन, यानी सॉस पेन के अंदर मिल्क डाला, इनटू आएगा भी। जब भी क्या है आपको थोड़ी सी गतिशील अवस्था दर्शानी हो या फिर अवस्था परिवर्तन बताना हो, वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर कम इनटू द क्लास, ठीक है, इस प्रकार से। डी नंबर, प्रीपोजिशन है, ये भी आसान है एकदम। अगला देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यू, यानी प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया है, इस प्रकार से। तो अब देखिए, जो एक्टिव वॉइस से जब अपने पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस के अंदर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट की भांति काम करेगा। अब देखिए, यहां पर क्या है? द प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है। इनवाइटेड ईच मेंबर, ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो द व्यूज ऑफ ईच मेंबर, ये नहीं हो सकता। ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वाज इनवाइटेड बाय द, बाय भी लगाया है, थर्ड फॉर्म प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यू। व्यूज स्टेट, ये भी गलत है। द प्राइम मिनिस्टर वाज इनवाइटेड टू द व्यूज बाय, ये भी गलत है, भी दो ही नंबर होगा, पी नंबर ऑप्शन होगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनकी दो चार हिंट ध्यान में दे देना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। स्टॉप डैश डैश डैश, टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। बेटिंग इन द बुश, बेटिंग अराउंड द बुश, बेटिंग अबाउट द बुश, बेटिंग अराउंड द बुश। ये देखिए, ये यहां पर जो है एक ईडियम दी गई है, एक प्रकार से। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। बेटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है बात को घुमाना फिराना, सीधे मुद्दे पर न आना। अब आप पढ़कर देखो, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, यानी बात को घुमाना फिराना बंद करो। टेल मी व्हाट रियली हैपन, जो वास्तविकता में हुआ है वो मुझे बताओ। तो ये क्या है? यहां पर ईडियम दी गई थी आपको, डी नंबर आएगा। बेटिंग अराउंड द बुश होगा, डी नंबर ऑप्शन। ईडियम हिंदी में अपने जिसको मुहावरा बोल देते हैं। चलिए, अगला है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध, जैन, तीनों से ही है भी, ठीक है। एलोरा, एलोरा और अजंता कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में, तीनों। ये लीजिए, डी नंबर। यार तो दी नहीं गया, एक मिनट, डी नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, वही
किताबें लेखक का नाम दिया गया और किताबें पूछी गई है। आलमगीरनामा, आलमगीरनामा, तबकात अकबरी, चहार चमन, इनकी तो है चंद्रबहान बहमन। सी के अंदर आएगा 3 नंबर। इकबालनामा जहांगीरी, इसके लेखक है आपके मौत मिंद खां। डी के अंदर 1 नंबर, एक ही ऑप्शन है ये देखिए। यदि आपको एक भी पता होती तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आलमगीरनामा है मिर्जा मोहम्मद काजिम की है, डी नंबर आएगा। 2, 4, 3 और 1। आलमगीरनामा होगी मिर्जा मोहम्मद काजिम की। तबकात अकबरी आपके निजामुद्दीन अहमद की। चहार चमन जैसे याद रख लेना चंद्रबान बहमन की है। और इकबालनामा जहांगीरी आपके मोतमिंद खां की है। ये कूट वाले के अंदर अगर आपको 1 या 2 का भी पता हो तो भी काम चल जाता है। ठीक है, अगला देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, काकोरी, ये कांकोरी। अब देखिए ये तो दोनों ही नहीं है। देखिए वैसे तो शुरुआत जो है मंगल पांडे ने कर दी थी 29 मार्च 1857 से ही, लेकिन एक प्रकार से विधिवत रूप से अपने मान सकते हैं मुख्य रूप से जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से ही मानी जाएगी। ठीक है, ए नंबर आएगा। मंगल पांडे और कोतवाल धीरज सिंह गुर्जर 10 मई 1857। और अपने राजस्थान के अंदर सूचना मिल गई थी 19 मई को, और राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी से 28 मई को शुरुआत हो जाती है। अगला देखिए, अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा निर्मित धार्मिक संस्थाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा निर्मित धार्मिक संस्थाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। यूनिटेरियन कमेटी है आपकी 1821 की है। इसके अंदर आपके राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय ट्रिपल आर लिख रहा हूं, याद रख लेना। साथ में विलियम एडम थे इनके। ठीक है, ये भी कलकत्ता में स्थापित की थी इन्होंने। वेदांत सोसाइटी, एक तो वेदांत सोसाइटी है स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर स्थापना की थी 1894 में। ये है 1815 की, कलकत्ता। किसके लिए की थी? अद्वैत का प्रचार प्रसार करना, यानी जो अपने वेद है उपनिषद है उनसे लोगों को, उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। ठीक है, आत्मीय सभा 1814, 1814। कई बार एग्जाम के अंदर 1815 भी दे दिया जाता है तो ध्यान रख लेना, वैसे ये 1814 ही है। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828। ठीक है, इनके अंदर क्या किया गया था? एकेश्वरवाद पर बल देना। ठीक है, कहां पर? कलकत्ता के अंदर। अब देख लीजिए क्या आएगा। सबसे पहले आएगी 3 नंबर, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर 4, 32, 14। ये रहा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। एक वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद जी की है, वो भी ध्यान रखना, न्यूयॉर्क के अंदर 1894। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है, ये पूछे गए हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल की थी, 1904 के अंदर की थी, ये भी याद रख लेना। इन्होंने मित्र मेला संगठन भी बनाया था, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है अभी तक। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्राप्त करती है, बिल्कुल भी ठीक है। इन्होंने बोला है 1857 की जो अपनी क्रांति, इनको भारत का स्वतंत्रता संग्राम आपकी वीडी सावरकर ने बोला है। अगला है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, बिल्कुल भी। MS मौर्य नामक एक जहाज था, ठीक है, उसके सीवरेज से ये निकल गए थे बाहर। और अंग्रेजों ने क्या है, इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। एक बार 10 दिसंबर 1924 को, उसके बाद 31 जनवरी 1925। 2 बार ब्रिटिश सरकार ने इनको 2 बार क्या है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और इनको काफी समय तक सेलुलर जेल के अंदर भी रखा गया था। ये सभी कथन जो है आपके यहाँ पर दिए गए हैं वो सही है। तो
केवल एक 4, ये लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अच्छा हो गया क्या? चलिए अब आगे आपकी ज्योग्राफी आपको कराएंगे बंसी सर जी। हेलो, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपना मॉडल पेपर 4 नंबर चल रहा है और इसमें जो अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, राजस्थान ज्योग्राफी, वो कर लेते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, क्या स्थित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, पठार दिए हुए हैं तो पूछ रहा है वो हमसे कौन सा पठार है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जैसमंद झील है कहाँ पे, तो नए जिले के अंदर है, ये सलूम्बर के अंदर है, सलूम्बर के अंदर है। और जैसमंद झील के पूर्व के अंदर है एक पठार है, उसका नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार सीधा भी पूछा गया है, जैसमंद झील के पूर्व में कौन सा है, तो लसाड़िया का पठार है। और ये भी पूछा गया है कि जो लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पर है, तो उसमें जब पूछा गया था उसमें तो उदयपुर जिले में था। अब अगर पूछा जाए आपसे तो ये सलूम्बर के अंदर है, अब ये सलूम्बर के अंदर है, तो इसका स आपका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट है, कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है? सिंघाना, सिंघाना ये वही है जो खेतरी सिंघाना है ना, खेतरी सिंघाना, खेतरी सिंघाना जो झुंझुनू वाला, झुंझुनू वही है ये, खेतरी सिंघाना झुंझुनू वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। और ये मदान कुदान खदान है वो सिंघाना के अंदर है, झुंझुनू के अंदर। और ये जो मदान कुदान खदान जो है वो किससे संबंधित है? तांबा खनिज से संबंधित, तांबा खनिज यहां से निकाला जाता है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है, वह जिला है जिला है, कौन सा है? तो गिरल जो है वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। ये लिग्नाइट एक कोयले की किस्म है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयले पर ये आधारित है, कोयले पे ये आधारित है, क्योंकि राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का ही कोयला निकलता है। और ये है कहाँ पे? थुम्बली गांव के अंदर है, पहला जो है थुम्बली गांव के अंदर स्थापित किया गया था। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछ रहा है 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो है 66.11, 66.11% है वो साक्षरता दर है राजस्थान की, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? किस वर्ष उद्योग घोषित किया, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये उद्योग घोषित करने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उस समिति का नाम है मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति, जिसकी सिफारिश पर है, जिसकी सिफारिश पर है जो राजस्थान का जो पर्यटन है, राजस्थान के अंदर जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया, इसकी सिफारिश पर है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उद्योग का दर्जा दिया गया, फरवरी 1989 को दिया गया, ये ध्यान रखिए, फरवरी 1989 को। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये था अपना ज्योग्राफी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए। इसके बाद में अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन जो अपने सुभाष सर आपको करवाएंगे रीजनिंग। ठीक है, ये 4 नंबर मॉडल पेपर हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जो सारे मॉडल पेपर हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आपको सारी वीडियो है और पीडीएफ मिल जाएगी। लीजिए सर। नमस्कार भी, राधे राधे। अपना मॉडल पेपर 4 चल रहा है, जिसमें रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युगम में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द युगम के बीच है। पेन लिखना, पेन का लिखने से क्या संबंध है? पेन का लिखने से क्या संबंध है? पेन लिखने के काम आता है। ठीक है, पेन लिखने के काम आता है, पेन का जो कार्य है वो है लिखना। उसी प्रकार बंदूक का कार्य हथियार से तो नहीं है भाई। चम्मच का काम होता है खाने का, तो इसका काम हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, विद्यालय नहीं होता है भाई। ठीक है, ये भी नहीं होगा। रबड़ का काम होता है किसी चीज को मिटाना, तो ये भी नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी कूट भाषा में दिसपुर को दिस RUP DISRUP लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा? शिमला को क्या लिखा जाएगा? शिमला को क्या लिखेगा?
तो देखिए अपने दिसपुर और इसमें क्या संबंध है, DISPUR, इसको लिखा जा रहा है DISRUP। अब अपने को देखने से यहां पे पता चल रहा है, सीधा डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है DIC, ये सेम का सेम है, DIC यहां पे सेम का सेम है। फिर PUR यहां से इसको लिखा गया है, ऐसे इस तरीके से लिखा गया है, यानी R को ये पहले लेके आ गया, फिर उसके बाद में U को लेके आ गया, फिर P को लेके आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर अपने शिमला को लिखें SHIMLA, तो ये तो सेम का सेम आ जाएगा SHI, और इसको यहां से उल्टा लिखेंगे तो ए के बाद में L और M, इस तरीके से लिखेंगे इसको, यानी ये पहले आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने अगर इसका ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, SHI, ये तो ऑप्शन कटे गए भी देखने से पता चल गया ये होगा, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये तो सीधा सा SHK आ गया, ठीक है, ये तो सीधा सा ही हो गया अभी। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, श्रृंखला का क्वेश्चन है, उपयुक्त आगे कौन सा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स है या क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा। अब देखिए अपने को दे रखा है FLMR, फिर क्वेश्चन मार्क्स और फिर E। अब देखिए F आता है 6 नंबर पे, L होता है 9 नंबर पे, इनके नंबर लिख लेते हैं, M होता है 13 पे, और R होता है 18 पे। इस तरीके से इसका यहां पे आएगा, उसका क्या नंबर होगा, ये होता है 5 पे, ठीक है। अब देखिएगा ये अक्षर आगे से आगे बढ़ रहे हैं, कितने कितने अक्षर बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक देखें तो +3 हो रहा है, फिर 9 और 4 13 +4 हो रहा है, फिर 9 और 5 18 5 हो रहा है, तो फिर आगे आएगा 6 नंबर, 18 और 6 हो जाएगा 24, ठीक है, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 नंबर पे क्या आता है, X आता है, X 24 नंबर पे होगा, ठीक है। फिर इससे आगे 7 जुड़ना चाहिए, 24 और 7 होता है 31, और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इसमें से 26 घटाएंगे 5, 5 नंबर पे क्या आता है, E आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्लस हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो X होगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त वेन डायग्राम बना देखना है अपने, मार्शल आर्ट, कुफू और कराटे। कुफू और कराटे हैं दोनों अलग अलग कला है, दोनों क्या है, ये दोनों ही अलग अलग कला है, ये दोनों अलग अलग कला है, ठीक है, दोनों अलग अलग आर्ट है, कला है। लेकिन मार्शल आर्ट के अंदर ये कुफू और कराटे आते हैं, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा इनका, ये मार्शल आर्ट का हो जाएगा, ये मार्शल कला के अंदर कुफू और कराटे दोनों आते हैं, तो ये कुफू और ये कराटे और ये हो जाएगा कुंग फू। तो ऐसा अपने पास जो आरेख है 2 नंबर आरेख है, तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। इससे आगे साहित्य मैथ का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, और x की घात b प्लस सी, फिर ये दे रखा है b माइनस सी, अगर कोई चीज है x a और यहाँ पे b है, तो इसका मतलब होता है x की घात ab, x की घात क्या होगा, ab होगा। उसी तरीके से इसको सॉल्व करें अपने, तो ये हो जाएगा x b प्लस सी, और फिर दे रखा है b माइनस सी, फिर आगे दे रखा है x c प्लस a और c माइनस a, और फिर आगे दे रखा है x a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे इनको सॉल्व करें अपने, कि
ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स की घात बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बन जाएगा। फिर आगे बन जाएगा एक्स की घात सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बन जाएगा। फिर आगे बन जाएगा एक्स की घात ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के घात क्या है, योग हो जाएगा, घातों का सभी का आधार समान है। तो एक्स की हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, प्लस माइनस की जो संख्याएं हैं। अब बी स्क्वेयर ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये सारे के सारे कट गए भी। तो यहाँ पे x की घात क्या बचा है, 0। कोई चीज की घात 0 उसका मान होता है 1, तो इसका मान आ जाएगा 1। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें अपने। अगला क्वेश्चन है व्यंजक दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड देखना है अपने को, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो ये तो हो जाएगा अभी एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वेयर। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां पे इसको अगर अपने सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला बन जाएगा और माइनस जेड स्क्वेयर। अब ये बन गया, अभी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फिर इसको भी अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे। तो एक बार प्लस में लिखोगे एक बार माइनस में और एक बार इसको क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई ये तो नहीं होगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये हो गया अभी, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, 2 नंबर ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने। एक घनाभ की विमाएं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 60 गुना 54 गुना 30 सेमी। घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं, तो एक आकृति से दूसरी आकृति कितनी आकृतियां बनाई जा सकती है या कितने घन रखे जा सकते हैं। इसके लिए अपने क्या करेंगे कि आयतन में आयतन का भाग दे देंगे, घनाभ का आयतन, और घनों की संख्या पूछिए अपने, घनों की संख्या। तो घनाभ के आयतन में अपने घन का आयतन का भाग दे देंगे। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना 60 गुना 54 गुना 30, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 6 गुना 6 गुना 6। इसको 6 से काट देते हैं, 6 से काटेंगे 10 छिका 60, 9 छिका 54, 6 पंजा 30, 9 पंजा 45, 45 को 10 से करेंगे 450, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:25 है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। उनके कोरों का अनुपात पूछा है। कोर का मतलब होता है कोर, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात। तो आयतन का अनुपात दे रखा है, पहले और दूसरे के जो आयतन का अनुपात है वो दे रखा है 8:25, 8:125, ये आयतन का है। और अपने से किसका पूछा है, भुजा का पूछा है, तो इनका घनमूल निकाल दे, ये हो जाएगा। इसका देखें 125 का, ये कितने का होता है, 5 का, और ये 2 का, 2:5, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें अपने। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 10
2:3 इनके आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात है। बहुलक और माध्यिका का अनुपात पूछा है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अब अपने को पता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के अंदर संबंध होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये इनके बीच में संबंध होता है। तो यहां पे अपने बहुलक निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक मोड बराबर होगा अपना 3 गुना माध्यिका। माध्यिका का अनुपात कितना दिया गया, माध्य और माध्यिका का, तो ये माध्य का ये माध्यिका का, तो 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 2, 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो बहुलक अपना आ गया 5। और अपने से सवाल के अंदर जो पूछा है वो ये चीज पूछी है किसका, बहुलक तथा माध्यिका का, किसका, बहुलक अनुपात माध्यिका पूछा है। बहुलक का अनुपात कितना है 5 और माध्यिका कितना है 3, 5:3, 1 नंबर ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि x तथा 1/x का माध्य m हो तो x क्यूब तथा 1/x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है भी, क्यूब होगा क्योंकि क्यूब का पूछा है तो क्यूब ही होगा, का माध्य है, इसका माध्य क्या होगा। तो इनका माध्य दे रखा है, माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इनका योग दे रखा है x प्लस 1/x बराबर m, ये बटे में 2 होगा, 2 इधर चला जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर 2m। अपने से क्यूब का पूछा है, किसका पूछा है, क्यूब का माध्य पूछा है, तो अपने पहले इसका क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों में, तो x प्लस 1/x की क्यूब और 2m की क्यूब, और क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इस फॉर्मूले में अपने इसको रख देते हैं, इस फॉर्मूले में इसको रखें, a क्यूब x क्यूब, ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x गुना 1/x और x प्लस 1/x बराबर 2 की क्यूब होता है 8m क्यूब। अब इसका तो मान चाहिए, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मान अपने को पता है, इसका मान कितना है 2m, कितना है 2m, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुना प्लस 3 और इसका मान 2m है 8m क्यूब, ये इधर चला जाएगा 3 2 6, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो गया 8m क्यूब माइनस 6m। माध्य चाहिए, इनका माध्य चाहिए, तो माध्य तो 2 संख्याएं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बटे 2 का मान चाहिए अपने को, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें से अपने 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं 2m को, तो ये बचेगा 4m स्क्वायर माइनस 3 बटे 2, 2 से 2 ये कैंसिल। ऐसा का अगर अपने पास कोई ऑप्शन है तो वो है डी नंबर ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने, किसी बारंबारता बटन का माध्य तथा माध्यिका 30 और 28 है तो मॉड बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, बहुलक का मान चाहिए 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितनी दे रखी है अपने को, माध्य और माध्यिका, माध्य तो है 30, माध्यिका 28 माइनस 2 गुना 30, 8 या 24, अंसल का 2, 3 2 84 माइनस 60 24 हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन होगा।
कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शुल्कों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 तथा 23 यूनिट है। चीनी की लागत के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्रखंड के केंद्रीय कोण के बीच का अंतर, यहां से सबसे बड़े और सबसे छोटे केंद्रीय कोण के बीच का देखना है। तो केंद्रीय कोण जो एक वर्त के अंदर अपने दर्शाते हैं ना, इस तरीके से यहां पे ये 360 डिग्री का कोण बनता है, जो टोटल लागत के बराबर होगा। ठीक है, टोटल लागत कितनी है? टोटल लागत देखिए अपने, कुल लागत है 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, तो 5 3 8 8 2 10, 3 2 5 5 और 3 8 और 1 90 यूनिट। कुल लागत है 90 यूनिट। वो टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 90 यूनिट का मान किसके बराबर है? 360 डिग्री कोण के बराबर है। 1 यूनिट का मान होगा 4 डिग्री के बराबर। अब सबसे कम और सबसे ज्यादा का पूछा आपने। सबसे कम जिसका मान सबसे कम है वो 12 और सबसे ज्यादा है वो 35। इनके बीच का डिफरेंट देख लेते हैं, सीधा सा डायरेक्ट इनके बीच का अंतर। सबसे बड़े व सबसे छोटे व सबसे छोटे, इनका अंतर कितने का हो जाएगा? इनका अंतर होगा 23 और 12 का अंतर देखे, 35 और 12 का अंतर देखे, 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 23 का होगा, इंटू 1 के बराबर 4 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 92 डिग्री। इनका कौन बनेगा? वो 92 डिग्री। 1 नंबर ऑप्शन होगा। आगे जो आपके क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन है, जो आपको दोल सर करवाएंगे। आगे आपका साइंस का क्वेश्चन है, वो आपको दोल सर करवा रहे हैं। दोल जी आइए सर, करवाइए इनको। क्वेश्चन है आपका, एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा में x दूरी तक संपीड़ित करने पर, चलिए नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, साइंस का क्वेश्चन हम 4 नंबर मॉडल टेस्ट सॉल्यूशन हल करने जा रहे हैं और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थ सीमा में x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें अर्जित स्थित ऊर्जा का मान होगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हम एक प्रत्यास्थ सीमा के अंदर इसको संपीड़ित कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर देखिए आपकी गतिज ऊर्जा भी लग रही है और इस गतिज ऊर्जा के कारण इसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है? ये इसके अंदर ऊर्जा है वो स्थित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका स्प्रिंग नियतांक हमें क्या दे रखा? के दे रखा है। तो ऊर्जा का मान हमेशा क्या होगा? 1/2 kx² होगा भाई। तो इस ऊर्जा का मान क्या होगा? 1/2 kx² होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता तपतल यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भारतीय क्षेत्र में आता है? यदि हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो नॉर्मन मेयर्स ने इनको नाम दिया था, ठीक है। और इन्होंने अब तक वर्तमान की यदि हम बात करें, पहले ये टोटल हॉटस्पॉट कितने थे? 34, और वर्तमान में इनकी बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 36। उस समय भारत के अंदर जो क्षेत्र आता था वो आता था इंडो वर्मा सी, और जो चौथा नया बना है वो है सुंदा लैंड। ये चौथा जो नया भारत के अंदर सम्मिलित होगा वो सुंदा लैंड या उसको सुंदरलैंड भी बोलते हैं। तो वर्तमान में टोटल कितने हो गए हैं विश्व की बात करें तो 36 हो गए हैं, और भारत के अंदर इसकी बात करें तो भारत के अंदर अब संख्या पहले 3 थी और वर्तमान में अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल आंकड़ों की पुस्तक जिसको रेड डाटा बुक बोलते हैं, रेड डाटा बुक IUCN ये क्या करती है? इसको जारी करती है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
IUCN द्वारा जारी एक बुक होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो विलुप्त प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। और आप NCERT किताब में देखोगे तो इन्होंने 5 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है इनको। तो इसका निर्धारण कौन करती है, रेड डाटा बुक करती है। संकटग्रस्त वन्य जीवों से विलुप्त जो प्रजातियां हैं, उन विलुप्त प्रजातियों की संख्या को किस में किया जाता है, रेड डाटा बुक में किया जाता है। तो C नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक पदार्थ है 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित करती है। क्रियाशीलता का हमने क्रम पढ़ रखा है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जैसे O2 का जुड़ना है ना, धनावेश में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये चीजें आती है, ये होता है हमारा ऑक्सीकरण। संयुग्मन का मतलब होता है युग्मन अभिक्रिया या संयुग्मन, यानी कि इसमें होता है 2 या अधिक पदार्थों का परस्पर जुड़ना। और अपघटन का मतलब होता है 2 या अधिक पदार्थों का टूटना या विखंडित होना। तो अपघटनीय अभिक्रिया, जब 2 सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। देखिए, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन का टिक्का भी दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है, अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है। कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। एक प्रकार की क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें हार्मोन एंजाइम दोनों का स्रावण करती है। हार्मोन एवं एंजाइम ये दोनों का स्रावण करती है। और इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हमें रोग हो जाता है, उस रोग को कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज। इसके लिए हमें इंसुलिन का हार्मोन दिया जाता है। और एक मीठी शर्करा आती है, मीठी शर्करा, सेकेरिन का उपयोग करना, सेक्रिन का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। मीठी शर्करा, सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है, सेक्रिन, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। वर्तमान के अंदर इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित होता है, इंसुलिन की कमी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है। तो कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो C नंबर ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। भी एक शिक्षक है, उस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। देखिए, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक को स्वयं की ज्ञान और उसकी स्वयं की तैयारी कैसी है, प्रिपरेशन कैसी है, उसके बारे में ये जानकारी देती है। बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी, बिल्कुल प्रत्येक बालक अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, प्रत्येक बालक की अलग अलग क्षमताएं होती है, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो उनका ज्ञान कौन करवाती है, शिक्षा मनोविज्ञान करवाती है। तो ए और ब दोनों सही है, ए और ब दोनों गलत है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ये दोनों ही कथन क्या है, ए और ब दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। देखिए, सीखने और सिखाने ये शब्द भी आ सकता है, सीखने एवं सिखाने से संबंधित है। यानी कि सीखना और सिखाने का मतलब हो गया अधिगम करवाना। और ये परिभाषा किसने दी थी, स्किनर महोदय ने दी थी। शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये परिभाषा किसने दी थी, स्किनर महोदय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारगत विज्ञान है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है ये नियामक विज्ञान नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान
धनात्मक मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, व्यवहारिक मनोविज्ञान है, व्यवहार के रूप में जाना जाता है। तो कौन से कोड सही हो जाएंगे? 1 और 3 कौन से में है? 1 और 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रकृति है धनात्मक है, वैज्ञानिक है, विज्ञान से संबंधित होती है, व्यवहारगत होती है, धनात्मक होती है, लेकिन नियामक मनोविज्ञान इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में अच्छी तरह से समझाया गया है? देखिए, ये होता है अधिगम स्थानांतरण की। अधिगम की बात करते हैं, समायोजन की बात करते हैं तो 3 पद्धतियां आती है। इसको पद्धति वर्जन यानी कि ग्राह ग्राह स्थिति, और वर्जन का होता है परित्याग या जिसको त्यागना, परिहार भी बोलते हैं, परिहार और परिहार भी बोलते हैं। अब देखिए, ग्राह ग्राह पद्धति के अंदर पद्धति का मतलब होता है ग्राह ग्राह, यानी दोनों ही बातें क्या हो, पॉजिटिव हो और दोनों को में से कोई एक चुननी हो। तब तो वहां पर क्या, कौन सी विरोधाभासी पद्धति होती है कि दोनों बातें आपके लिए अच्छी कही जाए, दो चीजें आपके सामने प्रसिद्ध कर दी जाए कि एक अच्छी गाड़ी है, 2 गाड़ियां आपके सामने हैं, दोनों में से कोई एक चुननी है, तो आपके सामने ऐसी स्थिति पर हो जाएगी। वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति क्या कहलाती है? ऐसी परिस्थितियां जिनमें दोनों ही बातें नेगेटिव है, लेकिन दोनों में से आपको एक चॉइस करनी हो, दोनों ही बातें आपके लिए उपयुक्त नहीं हो, फिर भी आपको एक चॉइस करनी हो, तो वहां पर क्या होता है? परिहार आता है। अब यहाँ पर क्या है, एक बात तो अच्छी है कि गलती स्वीकार करना चाहता है, नहीं वो अच्छी तरह से जानता है कि उसने गलती की, उसको स्वीकार करना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है? ग्राह स्थिति यानी पद्धति वर्जन का प्रयोग कर रहा है। लेकिन साथ ही वो क्या कर रहा है? अध्यापक की डांट से डर रहा है, यानी वो चाहता भी नहीं कि ये हो, तो दोनों विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आरपीएस इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को रिपीट करती है। इन तीनों में से एक प्रकार से प्रश्न बना के सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता था। बढ़िया क्वेश्चन है, इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है, पद्धति वर्जन और पद्धति वर्जन। हो सकता है ये ग्राह परिहार भी दे दे, एल्डोज और अप्रोच, इंग्लिश में एल्डोज और अप्रोच के रूप में भी आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे, अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि के अंदर कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता? एक दे रखा है उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। आत्म अभिप्रेरणा या आत्म रूप से जागरूक होना, ये संवेगात्मक बुद्धि का अच्छा लक्षण होता है। प्रानुभूति, दूसरे के भावों को समझना, ये भी सांवेगिक बुद्धि का लक्षण है। संबंधों को संचालित करना, ये भी सही है, लेकिन उद्यमी सामर्थ्यता है वो क्या नहीं होती? संवेगात्मक बुद्धि के अंदर सम्मिलित नहीं होती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? NCET, NCERT, NIEOS, NIEPA। तो किसको निर्धारित किया गया है? इसमें सबसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा NCERT को। कौन हो जाएगा? NCERT। ध्यान रखना है, देखिए धारा 29 कै के द्वारा शक्तियां प्रयोग की गई है, किसको प्रयोग की गई है? NCERT को प्रयोग की गई है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया था? ये करंट से संबंधित प्रश्न था उस समय। ये देखिए कौन किसको बनाया गया है? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली है, उनके विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं उनको क्या किया गया है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या किया गया है? उसको सम्मिलित किया गया, कुलपति को सदस्य बनाया गया। तो कौन से विद्यालय के थे वो? जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के थे। तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों की प्रविधि अभिलेख असाधारण एवं इस प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? ये हमारे शैक्षिक प्रबंधन के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। देखिए किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों की प्रगति अभिलेख संधारण एवं इस प्रकार के अन्य कार्य के दोषों को निकालना। अब देखिए दोष निकालने का मतलब है उसमें क्या करना? संशोधन करना होता है।
क्या करना होता है कि जब हम किसी प्रकार का निरीक्षण करते हैं, हमें कुछ खामियां या गलतियां मिलती हैं, तो उसमें सुधारात्मक परिवर्तन के लिए कहा जाता है। कौन सा परिवर्तन? सुधारात्मक परिवर्तन होता है। तो इसके अंदर देखिए, सृजनात्मकता नई चीज उत्पन्न करना सृजनात्मकता होती है। संशोधनात्मक यानी किसी चीज में परिवर्तन करना होता है। निरोधात्मक मतलब होता है विरोधाभासी, नेगेटिव चीजें। सहयोगात्मक, बिल्कुल सहयोगात्मक इसी का पार्ट होता है। सहयोगात्मक का मतलब है कि इस कार्य का निरीक्षण में जो व्यक्ति का जिस विद्यालय किया जाता है वहां के व्यक्तियों के द्वारा उसका क्या किया जाए, पूर्ण सहयोग किया जाए, तो उसमें संशोधनात्मक या सुधारात्मक परिवर्तन है वो ज्यादा संभव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार की विशेषता नहीं है। संचार एक विशेष प्रकार की प्रणाली है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक हम अपने चीजों को भेजते हैं संचार माध्यम से। देखिए, इनके 3 माध्यम होते हैं, एक इनपुट होता है ना, एक आउटपुट होता है। संचार के एक होती है प्रोसेस, यानी कि अदा पदा और प्रक्रिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अदा पर्दा और प्रक्रिया। वैसे संचार के अनेक माध्यम हैं। माध्यम देखिए, प्रक्रिया की बात करें तो ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। माध्यम है, अनेक माध्यम है, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अनेक माध्यम है। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। ये एक क्या है? संचार की विशेषता है, एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल कंटिन्यू प्रक्रिया होती है संचार। ये ऊर्ध्वगामी या समतल हो सकती है, बिल्कुल दोनों ही प्रकार से संचार माध्यम संभव है। इनके 2 ही माध्यम हैं और इसका मूल तत्व तो समझ है। बिल्कुल संचार के लिए समझ होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके 2 ही माध्यम नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? अनेकों माध्यम सम्मिलित हो सकते हैं। अनेक माध्यम से हम संचार का क्या कर सकते हैं? संचार कर सकते हैं। तो संचार की कौन सी विशेषता नहीं है कि इसके केवल 2 ही माध्यम होते हैं, जिस निर्धारित माध्यम नहीं होते, अनेक माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम संचार कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? देखिए, फाउंडेशन स्टेज, पहले जो 5 साल है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज की नींव चरण। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 है, उसने क्या शेड्यूल दिया है? 5 + 3 + 3 + 4 का। कौन सा शेड्यूल है? 5 + 3 + 4 का। इसके अंदर देखिए, ये जो होती है, ये होती है 3 से 8 वर्ष तक। ये जो स्टेज होती है, ये 8 से 11 वर्ष तक। ये होती है 11 से 14 वर्ष तक, और ये है 14 से 18 वर्ष तक। और ये प्री प्राइमरी इसको सम्मिलित किया जाता है, पहली से दूसरी कक्षा इसमें सम्मिलित होती है, 3 से 5वीं कक्षा सम्मिलित होती है, 3 से 5, इसमें 6 से 8 कक्षा सम्मिलित होती है, इसमें 9 से 12 कक्षा सम्मिलित होती है। देखिए, सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण ये नहीं होते हैं। जो प्रारंभिक चरण है, पहले 5 साल है, उस 5 साल को किस नाम से जाना जाता है? न्यू चरण, यानी कि फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। पहले 5 साल के अंदर प्री प्राइमरी भी होगी, यानी आंगनवाड़ी शिक्षा, प्री प्राइमरी शिक्षा यानी आंगनवाड़ी शिक्षा भी इसमें सम्मिलित होगी, कक्षा 1 और 2 इसमें सम्मिलित होगी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटी में निःशुल्क प्रवेश हेतु एक निश्चित अभिभावक की वार्षिक आय तय की गई है। कितने रुपए तय की गई है? ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए तय किए गए हैं। कितने रुपए तय किए गए हैं? 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख की वार्षिक आय हो, इससे कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम हो, अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। तो उसको आरटीआई का लाभ नहीं मिलता। निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है सरकार के द्वारा, आरटीआई के माध्यम से प्रवेश होते हैं, तो वहां एक अभिभावक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इको क्लब से संबंधित है। इको क्लब, देखिए इको क्लब की शुरुआत अगर मैं बताऊं, इको क्लब, इस इको क्लब की शुरुआत 2001 और 2 में की गई थी, है ना। इको क्लब की शुरुआत है वो 2001-2 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित वाहिनी द्वारा, NGS ये संस्था थी, इसने शुरू की थी। और कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो हमारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन,
मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? प्रत्येक विद्यालय के अंदर 9 से 12 के बच्चे, प्रत्येक विद्यालय के अंदर इसको सम्मिलित विद्यालय के अंदर इको क्लब बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे किसी विद्यालय में 2 का ग्रुप बना जाता है और छात्रों की संख्या देखिए, प्रत्येक ग्रुप में 10 छात्र इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और उससे संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियों को बढ़ावा देना। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक प्रतिदिन कितने समय तक होता है? देखिए, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। जब ये कोरोना काल हुआ था तो बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके उद्देश्य से, कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। इसके लिए प्रत्येक कक्षा के लिए, यानी 1 से 12 तक ये कक्षा के लिए कार्यक्रम था। इसमें प्रत्येक अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित था कि 1 से 5 तक 40 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, घंटे का होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा गया? 9 से 12 तक की कक्षा के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए थे? तो यहाँ पर 2 घंटे निश्चित थे। कितने घंटे का समय था? 2 घंटे का समय निश्चित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के मॉड्यूल, राज्य शैक्षिक समूह का कार्य नहीं है। राज्य शैक्षिक समूह, इसकी बैठक प्रत्येक 2 माह में अनिवार्य है। ठीक, सही बात है। शैक्षिक आगत निर्गत की समीक्षा करनी होगी। परियोजना से संबंधित किसी भी शोध कार्य को तकनीकी रूप से नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल एवं व्यू रचनाओं को तैयार कर अंतिम रूप के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य शैक्षिक समूह के जो कार्य हैं या समूह की जो विशेषता होती है उसमें देखिएगा कि आपको हर महीने के अंदर 2 बैठक होना जरूरी है। प्रत्येक माह में इसकी प्रत्येक बैठक 2 माह में अनिवार्य है, यानी कि 2 माह के अंदर आपकी क्या होगी? 1 बैठक होगी। तो यदि वर्ष भर में पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? टोटल 6 बैठकें होना अनिवार्य है 1 साल में। दूसरी चीज, आगत निर्गत, यानी कि कितनी आगत निर्गत का मतलब उस संस्थान के अंदर कितनी समीक्षा है, उसकी समीक्षा भी जरूरी है। लेकिन परियोजना से संबंधित किसी भी शोध कार्य को तकनीकी रूप से नेतृत्व हमेशा प्रदान किया जाता है। ये जो नेतृत्व है ये प्रदान किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को अच्छा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, उसको समीक्षा रखनी होती है। नहीं किया जाता, ये बात गलत हो गई, तो C नंबर ऑप्शन हो जाए। शिक्षण प्रशिक्षण मैनुअल और व्यूज को तैयार करना और अंतिम रूप से देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी इसका राज्य शैक्षिक समूह का विशेषता होती है, कार्यक्रम होता है। लेकिन नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाएगा, ये बात गलत होगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 4 नंबर जो मॉडल था उसका वीडियो सोल्यूशन। चारों के मॉडल हमारे वीडियो सॉल्यूशन हो चुके हैं। सभी साथी जिन्होंने 4 मॉडल अब तक कर लिए हैं या जो आगे कर लिए हैं, तो एक बार इसका मिलान करके जहां भी आपको कोई ऐसी त्रुटि या कोई चीज़ लगे तो उसको आप सुधार सकते हो। और जितने साथी जो नए हैं, जो अपने साथी हैं, उनको भी आप कहो कि मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, साथ ही साथ मॉडल पेपर आप प्रत्येक विद्यार्थी लें, अपनी तैयारी को परखें। और कैसे लग रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन, आप हमारे वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद आप अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।